हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जीके का संपूर्ण कक्षा करेंगे। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की आखिरी 30 दिनों की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को जीके के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है और आप सभी की जीके में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि साथ ही आप जानते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार में यदि आप जीके भी पढ़ लेते हैं तो आप एक सीट पक्की कर सकते हैं, क्योंकि जीके और इंग्लिश मेन होता है। इंग्लिश में तो आपको बस 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन साथ ही जीके आप कितना भी पढ़ ले वो हमारे लिए कम ही होता है। लेकिन साथ ही ये कक्षा आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथ ही जो 55 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे अलग अलग टाइप यानी टॉपिक यानी 55 टॉपिक से आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे आज के इस क्लास का सारे क्वेश्चन। तो साथ ही आने वाले दिनों में यदि आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो समझिए जो आपके पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये क्लास भाई आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को बस आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। ये 55 क्वेश्चन तो आपको इसी क्लास में हम याद करवा देंगे यदि आपने इस क्लास को कंप्लीट देख लिया तो। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जीके का संपूर्ण कक्षा करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया है। तो टारगेट भी आप सभी को मिल रहा है 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का। तो देखिएगा कि आप सभी से 55 टॉपिक से 45 क्वेश्चन के टॉपिक आप सभी से ठीक हो पा रहे हैं या नहीं। ओके साथी, तो चलिए दोस्त इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। परीक्षा से पहले सारे प्रश्नों को आप तैयार करिए, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो अपनी डेली क्लास आती है, एक तो सुबह 8 बजे, दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे, ठीक है। तो लास्ट में स्कोर करेंगे और एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर याद रखिएगा 1 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस का ये पैटर्न है। ओके, तो पहला प्रश्न हल करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? बताइए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। यानी पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सैयद अहमद खान ने 1875 में कहां पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? बताइए साथी, सैयद अहमद खान ने 1875 में कहां पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो साथी याद रखिएगा अलीगढ़ में की थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक में से एक थे? बताइए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक में से एक थे, कौन थे? तो बताइए। तो साथ याद रखिएगा जीबी अगरकर थे, इनका पूरा नाम जीबी अगरकर था, कहीं कहीं जीजी अगरकर भी देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके साथी, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए डैश यानी किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था? बताइए साथी, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश कर दिया था? तो ऐसा किस वर्ष में किया था? तो साथी याद रखिएगा 1940 में किए थे। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? बताइए साथी, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो साथी याद रखिएगा फरवरी 1948 में किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। 1875 के डेक्कन विद्रोह किस राज्य में हुए थे? बताइए, 1875 के डेक्कन विद्रोह किस राज्य में हुए थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? बताइए साथी, ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भारतीय संविधान के मूल प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किसे लिया गया था, यानी किस देश के संविधान से लिया गया था उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए मेरे दोस्त, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो कौन सा संशोधन अधिनियम हुआ था जिसके द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो साथ ही याद रखिएगा, जो 74वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? बताइए साथी, तो किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए? तो साथी सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथी याद रखिए, केसी नियोगी थे। तो आप बताइए साथी, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए, वर्तमान के अध्यक्ष बताइए, फटाफट सभी साथी बताएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना यानी IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? बताइए साथी, वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस अपने पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो भाई याद रखिएगा, श्रीलंका देश में भेजा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था? बताइए साथी, 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था? तो साथी याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? बताइए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1993 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में कैरॉन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए साथी, किस खगोलीय पिंड में कैरॉन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथी याद रखिएगा, प्लूटो में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत का दक्षिणी भाग ये किस कटिबंध में पड़ता है? बताइए साथी, जो भारत का दक्षिणी भाग है ये किस कटिबंध में पड़ता है? तो सर जी, यह तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है भारत का दक्षिणी भाग। तो यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक कितने किलोमीटर है? बताइए, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है, यानी कितने किलोमीटर की है? तो सर जी 3214 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या ए हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? बताइए, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो साथ ही याद रखिएगा, हिंद महासागर का विस्तार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन वन साझा करता है? बताइए, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन वन साझा करता है? तो भाई याद रखिए, बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के स्थित बीच में जो स्थित एक पहाड़ी दर्रा है वो साथी काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन सी क्या आएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। त्रिशूल गंगा ये किस नदी की एक धारा है? त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो साथ ही याद रखिएगा, गंडक नदी की त्रिशूल गंगा एक धारा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? बताइए साथी, दिहांग और लोहित ये किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो साथी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र की नदियां हैं, यानी सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो साथी याद रखिएगा, भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र ये किस खनन के लिए जाना जाता है? बताइए मेरे दोस्त, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र किस खनन के लिए जाना जाता है? तो सर जी खनिज तेल खनन के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को और क्या कहा जाता है? सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को और क्या बोला जाता है? तो भाई याद रखिएगा, विस्तृत खेती कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? बताइए साथी, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, निर्वाह कृषि। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? वह कारण निक्षालन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को और भी क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को और भी क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, सुंदरबन भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो साथ ही याद रखिएगा, 7 क्षेत्रों में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, ठंडा रेगिस्तान है, सुंदरबन भी है, नीलगिरी, लेकिन साथी गिर वन तो गुजरात में पड़ता है, ये नहीं है साथी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत का। तो बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेघालय के पठार के एक उपमंडल नहीं है?
तो मेरे दोस्त याद रखिएगा धनश्री नहीं है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो साथी जो सतलुज नदी है वो भारत में किस दर्रे से इंटर करती है? तो भाई याद रखिएगा सिपकीला से, ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितने प्रतिशत की है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितने प्रतिशत की है? तो साथी याद रखिए 7.1% की है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? बताइए साथी, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे? तो साथी याद रखिएगा महाराष्ट्र से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है? बताइए साथी, कौन सा कृत्रिम पारितंत्र का एक एग्जाम्पल है? तो भाई याद रखिए जो जल जीवशाला यानी मत्स्य पालन है, ये कृत्रिम पारितंत्र का एक एग्जाम्पल है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। हिमालय में सियाचिन एक क्या है? बताइए। तो हिमालय में सियाचिन एक ग्लेशियर है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? बताइए साथी, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो साथी याद रखिएगा सार्वजनिक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बताइए साथी, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो साथी याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है? तो इनमें से कौन सा साथी जो कर होता है वो राजस्व का स्रोत है? तो साथी याद रखिए सीमा शुल्क है। ओके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? इस बार साथी आप सभी को प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल देना है, तो भाई याद रखिएगा आयकर है। ओके बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 2005 में, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? बताइए साथी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो साथी हॉकीस दृष्टिकोण अपनाया जाता है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी SAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथी 1992 में की गई थी, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? बताइए साथी, PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो साथी 3000 रुपये, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। स्वयं जयंती कार्यक्रम यानी ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए साथी, स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 1999 में स्टार्ट की गई थी,
बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन याद हो रहे होंगे और आप तैयार करते रहेंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए साथी, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो सर जी करवे समिति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भगवती समिति 1973 ने किस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? बताइए साथी, भगवती समिति 1973 ने, याद रखिएगा, बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। चाली, झुमरा और नादू भंगी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए साथी, चाली, झुमरा और नादू भंगी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा सत्रिया से संबंधित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहली को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा चलोम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। सुभा मुदगल निम्नलिखित में से किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी, जो सुभा मुदगल है वो किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत के लिए। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। निम्नलिखित में से सीतारमन एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक लेखक कौन है? बताइए साथी, सीतारमन एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक लेखक कौन है? तो साथी याद रखिएगा देवदत्त पटनायक जी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी के 55 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली आप कितना स्कोर पहुंच पाए, यानी आप सभी कितना स्कोर हुआ, कमेंट करके बताइए। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन को तैयार किया होगा और आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो साथ ही आप सभी का फर्ज बनता है कि सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि साथ ही इस बार हम निकले हैं आपके एक सीट के लिए। तो आप बिल्कुल तैयार ही साथी, डेली हम आपको क्लास कराते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। अब इसके बाद जो दोपहर में क्लास आएगी वो आपका फुल मॉडल पेपर आ सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ओके साथी, आप तैयार कैसे रहेंगे? नोटिफिकेशन को ऑन करके। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन किएंगे तो तुरंत जब क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर 12:30 बजे एक और नए दमदार सेशन के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।